नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे प्राइम टाइम पॉडकास्ट में। आज का विषय है ताज़ा खबरें, यानी देश विदेश में अभी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या विदेशी मामलों में हाल ही की घटनाएं हमारे क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेंगी? अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में ईरान से संबंधित तनाव बढ़ा है, जो अमेरिका और कुवैत बहरीन के बीच टकराव का कारण बन सकता है। डॉक्टर अनन्या, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति न केवल वहां के देशों के लिए बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। इसके कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो आर्थिक रूप से भारत जैसे आयातक देशों को सीधे प्रभावित कर सकता है। एक नया पहलू यह है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि भारत अपनी विदेश नीति में किस प्रकार के संतुलन का प्रयास कर रहा है ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था सुरक्षित रह सके। क्या आपको लगता है कि भारत इस जटिल वैश्विक परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है? डॉक्टर अनन्या, आपने जो बात की कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ सकती है, वह वास्तव में चिंताजनक है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए वैश्विक माहौल का सकारात्मक होना जरूरी है। भारत की विदेश नीति में संतुलन बनाने के प्रयासों के साथ साथ हमें अपनी घरेलू उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा। एक नया सवाल उठता है कि क्या भारत इस वैश्विक तनाव के बीच अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने के प्रयासों को तेज कर रहा है। खासकर अक्षय ऊर्जा और स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में अब तक क्या प्रगति हुई है? यह कदम हमें भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट से बचाने में मदद कर सकता है। राहुल जी, आपने ऊर्जा स्रोतों को विविध करने की आवश्यकता पर जो जोर दिया है, वह बिल्कुल उचित है। वर्तमान में भारत ने न केवल सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, बल्कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेज की हैं। हाल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% अक्षय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रख चुका है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारी ऊर्जा परिवहन और भंडारण प्रणाली इस तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा के अनुरूप विकसित हो रही है? क्योंकि अगर उत्पादन बढ़कर भी वितरण और भंडारण में कारगर प्रबंधन न हो तो यह प्रयास सीमित रह जाएगा। इसी संदर्भ में हमें ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ तकनीकी नवाचारों और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को भी मजबूत करना होगा ताकि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकें। डॉक्टर अनन्या, आपने ऊर्जा भंडारण और तकनीकी नवाचारों की कमी की ओर जो संकेत दिया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन तो बढ़ाएं, लेकिन उसे कुशलता से संग्रहित और नियंत्रित न कर सकें, तो यह दीर्घकालीन समाधान नहीं होगा। इसी वजह से बैटरी प्रौद्योगिकी, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक और पक्ष जो हमारी चर्चा में शामिल करना चाहिए, वह है जलवायु परिवर्तन की चुनौती। हाल की जलवायु सम्मेलनों में भारत ने अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य तो प्रस्तुत किए हैं, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन कितना प्रभावी हो रहा है, यह भी देखना होगा। ऐसे में मेरा सवाल है, क्या भारत ने हाल ही में जलवायु नीति के तहत कोई नई पहल या सुधार किए हैं जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित कर सकें? इससे हमें देश की दीर्घकालिक रणनीति का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी। राहुल जी, आपने जलवायु परिवर्तन और उसके संरक्षण के लिए भारत की नीति पर जो प्रश्न उठाया है, वह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती से जुड़ा है। हाल की सरकार की पहलें
जैसे कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में संशोधन और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत कड़े मानक निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हैं। साथ ही भारत ने स्वीकार किया है कि 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना है, जो एक बड़ा वादा है। लेकिन एक नया चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न राज्यों में नीति का क्रियान्वयन असमान हो रहा है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव यह होगा कि हम न केवल ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करें, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाएं जो सभी स्तरों पर प्रभावशाली हो। अब एक नया सवाल यह उठता है कि क्या हम जीवाश्म ईंधनों से पूरी तरह मुक्ति के लिए आवश्यक तकनीकी नवाचारों और निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस संक्रमण को तेज करने की होड़ है और भारत के लिए भी यह एक अत्यावश्यक कदम होगा। आइए इस पर भी विचार करें। डॉक्टर अनन्या, आपने नीति के असमान क्रियान्वयन और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता पर जो प्रकाश डाला वह बेहद महत्वपूर्ण है। वास्तव में बिना समन्वय और सबकी भागीदारी के कोई भी पर्यावरण या ऊर्जा नीति प्रभावी नहीं हो सकती। जीवाश्म ईंधनों से मुक्ति के लिए तकनीकी नवाचारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर निवेश और जनसामान्य की समझदारी भी जरूरी है। अब एक नया पहलू है कि ताज़ा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में भी तेजी से विकास हो रहा है, जो पूरी तरह से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर सकता है। क्या हमें इस क्षेत्र में और अधिक सरकारी समर्थन, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता नहीं है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच आम जनता तक बढ़े? इसके अलावा क्या इसके लिए आवश्यक कच्चे माल और बैटरी प्रौद्योगिकी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सही कदम उठा रहा है? इस विषय पर आपके विचार जानना चाहूंगा। राहुल जी, आपके द्वारा उठाए गए इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के सवाल पर हाल की खबरों के अनुसार भारत सरकार इस क्षेत्र में घरेलू बैटरी उत्पादन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास को लेकर कई प्रयास कर रही है। उदाहरण के तौर पर मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (MHI) की 10 गीगावाट घंटा की बैटरी टेंडर योजना से भारत की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, जो स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में मददगार है। लेकिन दूसरी ओर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं ने इस क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इसलिए भारत को न केवल उत्पादन बढ़ाने बल्कि कच्चे माल की उपलब्धता और विविधता पर भी ध्यान देना होगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यापक पैठ संभव हो सके। एक नया सवाल यह है कि क्या भारत अपनी खनिज संसाधनों जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि के विकास और निर्यातकों पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी हो सकता है। आइए इस पर भी चर्चा करें कि क्या वर्तमान में स्वदेशी खनिज खोज और मूल्य वर्धन के लिए पर्याप्त निवेश हो रहा है।